बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स में सबसे पहले आपको उसकी स्कीम का पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है, फ़िज़िक्स को आपने कैसे लेके चलना है, उसका पेपर पैटर्न कैसा है। तो पेपर पैटर्न और स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। जो 2020 में लास्ट ईयर जो स्कीम आई है उसी को लेके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आपको बताया था, फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 में आपकी 11 चैप्टर्स हैं। तो 11 चैप्टर्स को किस तरह डिवाइड किया गया मार्किंग के अकॉर्डिंगली, तो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 में आपके 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 1 अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बात करें तो सिर्फ एक दफ़ा उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया है और वो 2019 के पेपर में आया था। उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया। ये चैप्टर 1 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका शॉर्ट और MCQs के अकॉर्डिंगली इसकी वेटेज ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन मींस 8 मार्क्स और 2 मार्क्स के आपके MCQs हैं। तो ओवरऑल पेपर अगर आप डिस्कस करें तो इसमें से आपका 10 मार्क्स का पेपर आता है चैप्टर नंबर 1 में से। अगर आप चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो 2 MCQs हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड होता है इसमें। और अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। मीन्स फर्स्ट चैप्टर के अलावा आपकी बाकी तमाम चैप्टर्स में से आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs की वेटेज चेंज होती है और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में से नहीं आएगा, बाकी तमाम चैप्टर में से आएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसी तरह ये आपके पास ये ओवरऑल चैप्टर्स की MCQs कितने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको इधर शो करवाया गया है। आपका फिज़िक्स का ओवरऑल पेपर 123 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप बात करें इसको डिवीजन किस तरह की गई है तो इसके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से आपके 17 MCQs आते हैं। 17 MCQs, उसकी डिवीजन यहाँ दी गई है आपको। MCQs के लिए अकॉर्डिंगली बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 एंड 11 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 MCQs हैं, 2 फ्रॉम ईच। तो जी, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप पेनिंग लॉन्ग की आपका सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव में 17 MCQs हो गए, 17 मार्क्स, उसमें चॉइस नहीं है। शॉर्ट के ऊपर चलते हैं तो शॉर्ट में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपकी पेयरिंग कैसे की गई है। आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इनकी क्लासिफिकेशन है 1, 2, 4, 6, 7। तो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब ये देखें चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में से 3 हैं आपकी, चैप्टर नंबर 4 में से 2 हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 1 है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा इसमें से आपने यू हैव टू अटेम्प्ट 8 आउट ऑफ 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेक्शन बनाया गया है वो आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 के ऊपर मुश्तमिल होता है। और तीनों चैप्टर में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट 8 आउट ऑफ 12। तो 8 आपने कर लिए चैप्टर नंबर 2 से, 8 आपने कर लिए चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में से, तो 16 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं तो वहाँ आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 9। तो उसकी सेक्शन कैसे बनाया गया, चैप्टर नंबर 9 को, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, इन 3 चैप्टर्स को मिला के आपका शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 बनाया गया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका बना दिया गया। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो उसकी आप क्वेश्चन नंबर 5 में 2 और 3 का पेयर आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो 4 और 8 का पेयर है आपका। अगर आप 7 की बात करें तो वहाँ आपका 5 और 6 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 7 और 9 का पेयर बनाया गया है। और आपका लास्ट
लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें 11 और 10 की पेयरिंग है। और यहाँ आपको बता दिया जाए, स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करते हैं सर ये इधर लिखा हुआ है 2 और 3, तो क्या थ्योरी का जो पार्ट है वो 5 मार्क्स का होता है और न्यूमेरिकल का 3 मार्क्स का होता है, तो मिला के आपके 8 मार्क्स बनते हैं। सर इधर पेयर लिखा गया है 2 और 3 का, तो क्या 2 में से थ्योरी आएगी और 3 में से न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे होगा? तो याद रखें कि ऐसा स्कीम में मेंशन नहीं होता। ये नहीं है कि आपका 2 और 3 का पेयर बनाया गया है तो 2 में से आपका थ्योरी आएगी और 3 में से न्यूमेरिकल आएगा, ये हरगिज इसका मतलब मीनिंग ये नहीं है। थ्योरी 3 में से भी आ सकती है, न्यूमेरिकल आपका 2 में से भी आ सकता है। तो इस चीज़ का आपने हाथ से याद रखना है। आपने जोन सी पेयरिंग करनी है जो आपको ईजी लगती है, आपको चैप्टर्स तो आपको सब पढ़ाए जाएंगे, जो आपको ईजी लगेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रिपरेशन कर लेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं, तो 3 करेंगे तो 24 हो जाएंगे। 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आपके 33 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 33 में से आपने 22 करने होते हैं, तो 22 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 के साथ तो आपके 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। 44 प्लस 24 लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आपके 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पेपर है और 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, तो ओवरऑल आपके बन जाएंगे 85। तो आपका ओवरऑल जो पेपर आएगा वो 123 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है इस पेयरिंग के अकॉर्डिंगली, और जो आपको चैप्टर इजी लगते होंगे उसके अकॉर्डिंगली। अब चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आप एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना मैं भूल गया, वो है टाइमिंग। तो पूरे पेपर की टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स है। 3 आवर्स में आपने करना है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 17 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं और वो इजीली आपके हो जाएंगे। और 2 आवर एंड 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे सब्जेक्टिव के पेपर के लिए। तो ये आपका जो लास्ट पे टेस्ट सेशन होगा उसमें आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर पैटर्न, पेपर सॉल्व कैसे करना है और प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो अभी आप बस आपके साथ डिस्कस की गई स्कीम कि आपको पता हो कि आपने फिज़िक्स को कैसे लेके चलना है। तो सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ये जनरल क्वेश्चन भी है, साइंस क्या है, डिफाइन साइंस। तो याद रखें कि साइंस बात है लॉजिकल रीजनिंग की। साइंस क्या है इन जनरल आप डिफाइन करें साइंस को, नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मीन्स साइंस में लॉजिक्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि साइंस टोटली लॉजिक्स के ऊपर बेस करती हैं। आपकी कोई भी फिलॉसफी मानी तब तक नहीं जाती जब तक आप उसको रीज़न या एक्सपेरिमेंट से उसको ड्राइव करके या उसको प्रूफ नहीं करते, तो आपकी बात तब तक नहीं मानी जाती। तो साइंस इज टोटली बेस्ड अपॉन नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आगे चलते हैं। तो आप 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आए हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में यानी आप सब सब्जेक्ट्स को एक ही बुक में पढ़ते थे 8th स्टैंडर्ड तक। वो आपकी जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स भी होती थी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी, सब चैप्टर्स इन्वॉल्व होते थे जनरल साइंस में। जब आप 9th स्टैंडर्ड में गए तो उसको क्लासीफाइड कर दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और डिफरेंट फील्ड्स में आपको क्लासीफाइड कर दिया गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको डिस्कस करते हैं, इन शॉर्ट आपको बता के आगे चलते हैं। अगर आप बायो की बात करें, बायो क्या है, बायो आपसे पूछा जाए बायो क्या है, बायो में हम क्या करते हैं, तो बायो वर्ड्स निकला है बायो से। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जिंदा जिस्म को उसको स्टडी करते हैं, वो किससे बने हैं, उसमें उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल प्रोसेस उसमें क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब बातें जिस ब्रांच में, जिस साइंस की जिस ब्रांच में आप स्टडी करते हैं उसको आपने नाम दे दिया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें आप स्टडी करते हैं। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री में इन जनरल आप सिंपल वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस, ये एक मैटर है। फॉर एग्जांपल चेयर है, चेयर किन सब्सटेंस से मिलके बनी है,
उसके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हुए आप नए सब्सटेंस कैसे, नई चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस को यूज़ करते हुए आप नई चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, उनकी केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो आ जाएँ जो हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स, उसके ऊपर चलते हैं, जिसको हमने डिटेल से पढ़ना है। तो फिज़िक्स क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो याद रखें, ये आया आपकी नेक्स्ट स्लाइड, फिज़िक्स जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको मैंने पढ़ाना है। तो फिज़िक्स याद रखें, फिज़िक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है। फिजिक्स ये है, ये ग्रीक वर्ड है फिज़िक्स, उससे निकला है, जिसके मीनिंग है नेचर। तो फिर फिज़िक्स क्या हुई? स्टडी ऑफ नेचर, कि जिसमें आप नेचर को स्टडी करते हैं, वो फिज़िक्स है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है। आगे आप नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेचुरल फिलॉसफी, ये नेचुरल फिलॉसफी क्या है? तो इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं नेचुरल फिलॉसफी जो है वो आपकी सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस है, कि साइंस का सिंगल डिसिप्लिन, उसको आप स्टडी करते हैं। नेचुरल फिलॉसफी में बेसिकली होता क्या है? आप करते हैं ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, उसको स्टडी करते हैं, और उसके ऊपर देखते हैं कि आपके फिजिक्स के लॉ, कौन कौन से लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। इट मीन्स द नेचुरल फिलॉसफी क्या है? इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल थिंग्स विच आर नेचुरल और सब्जेक्ट टू द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, कि किस तरह उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे लॉज एप्लीकेबल हैं, किस तरह उनके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, नेचुरल फिलॉसफी में। तो जैसा कि आपको बताया, फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर है, स्टडी ऑफ नेचर। तो 19th सेंचुरी में सबसे पहले स्टडी ऑफ नेचर, नेचर को स्टडी करने के लिए इसको क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहले इसकी कौन सी, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड कैसे किया? तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई थी स्टडी ऑफ नेचर के लिए। तो उसको 2 ब्रांचेस में किया डिवाइड। एक में आ जाती है आपकी बायोलॉजिकल साइंसेस, और सेकंड है आपकी फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल साइंसेस डील्स विथ लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स लिविंग, लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। तो जिसमें आप लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस डील्स विथ लिविंग थिंग्स। और फिजिकल साइंस क्या हो जाएगा? जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस डील्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये क्लासिफिकेशन की गई, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी। आगे चलते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये याद रखें कि आपसे पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन क्लासिफाइड द स्टडी ऑफ नेचर। तो ये आपने दोनों टाइप लिखनी होगी, या आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। तो ये ऐसे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आगे आ जाएं तो फिजिक्स की डेफिनेशन के ऊपर। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है जो आपकी बुक के ऊपर, जो चैप्टर के इंट्रो में फर्स्ट आर्टिकल से भी ऊपर लिखी हुई है। तो फिजिक्स में आप क्या करेंगे? फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये फर्स्ट लाइन में ये कीवर्ड्स हैं आपके, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस और साइंटिफिक मेथड। कि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस इज टोटली बेस्ड अपॉन लॉजिकल रीजनिंग, कि इसमें लॉजिकल रीजंस शामिल होती हैं। अब ये देखें, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड साइंटिफिक मेथड टू एम्फसाइज द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, कि आप साइंटिफिक मेथड्स को और आपके एक्सपेरिमेंटल साइंसेस को यूज करते हुए नेचुरली जितने भी आपके फिनोमिनास हो रहे हैं, आप उनको एक्यूरेटली कैसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो आपने ये चैप्टर नंबर 1, उसका नेम भी है मेजरमेंट्स। तो आपने इसमें मेजरमेंट्स करनी है, तो और वो करनी भी आपने एक्यूरेट है, प्रिसाइज और एक्यूरेट। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का आगे आपका आर्टिकल नंबर 1.6 भी आएगा। इन दोनों में भी डिफरेंस जो वो भी आपको बताया जाएगा वहाँ। तो इधर उसने बता रहा है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस मेजरेबल फीचर्स ऑफ डिफरेंट फिनोमिना दैट मैन मेड ऑब्जेक्ट, कि जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं या इंसान के बनाए हुए हैं,
उन दोनों को एक्यूरेट वे से आपने मेजर करना है। तो ये आप करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। अब ये इस चैप्टर के ऊपर आ जाएं कि इस चैप्टर में हमने जोर किसके ऊपर देना है, एम्फेसाइज किसके ऊपर करना है। दिस चैप्टर एम्फेसाइजेस द नीड ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कि आपने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है इसकी। किसके बारे में? प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डिंग स्किल्स, कि किन चीज़ों की को आप यूज़ करते हुए एक्यूरेट मेजर कर लेंगे चीज़ें, कौन सी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जैसे आपने चैप्टर नंबर 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं वर्नियर कैलिपर का यूज़, स्क्रू गेज का यूज़, जो आपका फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स हैं। अब ये देखें वो भी हैं लेंस को मेजर करने के लिए, मीटर रॉड भी है, स्क्रू गेज भी है, वर्नियर कैलिपर भी है, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है, ये स्किल है आपकी। और आप इसको एक्यूरेट वे से कैसे मेजर करते हैं रीडिंग को, ये इसको आपको यूज़ सिखाया जाएगा। और ये चैप्टर ही आपका मेजरमेंट के ऊपर बेस करता है कि आपने किस तरह कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस चीज़ के बारे में, प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग टेक्निक्स, कि आपने कौन सी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, और आपके पास रिकॉर्डिंग स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। उनको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए स्किल चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए स्किल होती है, तो वो स्किल आपको आनी चाहिए। तो इस चैप्टर में आप ये डिस्कस करेंगे। और ये था आपका इंट्रो प्लस स्कीम ऑफ फिज़िक्स, ये आपके साथ डिस्कस की गई। आर्टिकल नंबर 1.1 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।